फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 28 इंडियन पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स। और ये फर्स्ट क्लास होने जा रहा है फंडामेंटल राइट्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पॉलिटी का जो इंटायर चैप्टर कहोगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग फीचर्स जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है मामला। फंडामेंटल राइट्स, देखो फंडामेंटल राइट्स को ना मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है? यदि मैग्ना कार्टा समझना है तो तुमको 1215 का वो ऐतिहासिक फैसला समझना होगा, 1215 का, जहाँ पे इंग्लैंड के किंग ने अपने पावर को डाइल्यूट कर दिया और उसने पार्लियामेंट को पावर दे दिया था, यानी कि पीपल को पावर दे दिया था। और जब पीपल को पावर दे दिया गया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो एक तरह से, कि लोगों का जो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको कंसीडर किया किंग ने कि क्योंकि किंग का पावर डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि लोग का पावर मजबूत होना, लोग का पावर को सुनना, लोग का पावर को सेलिब्रेट करना। दैट्स वाई जब भी कोई ऐतिहासिक चीज़ हो, जैसे याद करो मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़े थे फारूक सियार के द्वारा मैग्ना कार्टा मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मैग्ना कार्टा वो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस नजर आएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का फंडामेंटल राइट्स में हो। बात समझे ना? तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत के लिए, क्योंकि लोगों को ये क्या करता है, एक तरह से बेसिक राइट्स देता है। तो समझते हैं चीज़ों को। देखो स्टूडेंट्स कि फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स है पूरी तरीके से पार्ट 3 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। और पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, आर्टिकल 1 to 4। उसके बाद 5 to लेके 11 तक पार्ट 2 में दिया गया है, जिसका जो मेन टॉपिक है, क्या है मेन टॉपिक क्या है तुम्हारा बच्चे लोग? सेकेंड पार्ट का सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप का जो आर्टिकल रहेंगे वो आर्टिकल 5 to 11 रहेगा। तो उसके बाद जो आर्टिकल देखो, क्योंकि जानते हो कि पार्ट में कंटिन्यूएशन में रहता है, बट शेड्यूल में कंटिन्यूएशन में आर्टिकल नहीं रहता है, वो हम लोग फर्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, जान चुके हैं। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 का हिस्सा है और टोटल फंडामेंटल राइट्स इसमें दिया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो फ्रेमर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, ये कहाँ से लिए हैं ये कॉन्सेप्ट? तो ये जो कॉन्सेप्ट जो लिए हैं, जो इंस्पायर हुए हैं हमारे जो इंडियन फ्रेमर्स, वो लिए हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स कहाँ का है? यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ से इंस्पायर होकर हमने अपने नागरिक को दिया है फंडामेंटल राइट्स के रूप में। इसलिए पार्ट 3 को राइटली कहा जाता है क्या ही है, मैग्ना कार्टा है भारत के लिए। मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नागरिक को इतना फ्रीडम दे रहे हो। और नागरिक को इतना फ्रीडम देने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर आप लिमिट फिक्स कर रहे हो कि आप इस दायरा को क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब आप किस तरह का गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हो। किस तरह गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हो? लिमिटेड गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हो, जो कि संविधान के हिसाब से चलेगा। समझ गए ना? तो इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है जी हमारा जो लिस्ट है, फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। और जान के हैरान हो जाओगे कि भले ही हमने बिल ऑफ राइट्स लिया है, बिल ऑफ राइट्स में इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स नहीं है जितना हमारा फंडामेंटल राइट्स में है। और दूसरी बात है कि ये जस्टिसिएबल भी है, इन्फोर्सेबल भी है। बात समझे? यदि कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है तो यू कैन डायरेक्टली नॉक टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो। इसलिए ये जस्टिसिएबल है। जैसे एग्जांपल देखो, प्रीएम्बल जस्टिसिएबल नहीं है, डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, बट ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब क्या? आपको जस्टिस मिलेगा यदि कोई भी तरह का वायलेशन होता है। समझ गए ना? इनफैक्ट यही लिखा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में ज़्यादा एलाबोरेट है, मोर एलाबोरेट है। हाँ, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा एलाबोरेट है जिस कंट्री से हम लिए हैं। यूएसए में जो प्रेजेंट है बिल ऑफ राइट्स के रूप में फंडामेंटल राइट्स, उससे भी ज़्यादा हमारा एलाबोरेट फंडामेंटल राइट्स है, बहुत ही डीप डिटेल में दिया गया है। समझ गए ना? आगे देखो, तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो खास बात है भारत के दृश्य में, भारत के सिनेरियो में, कि जो फंडामेंटल राइट्स है जो लोगों को मिलता है, समझे ना, वो सब पूरा संविधान देता है। जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो बेसिक राइट्स मिलता है वो बाय बर्थ मिल रहा है, बट हमारे भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है, अच्छा वाई फंडामेंटल? सवाल ये कि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है? फंडामेंटल राइट्स इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड प्रोवाइड करता है ये राइट्स को।
यदि फंडामेंटल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ है। जब फंडामेंटल लॉ आपको राइट्स दे तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स। इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हो, या फिर दूसरा भी इसका बोल सकते हो, क्योंकि ये सब बेसिक राइट्स है ह्यूमन को डेवलप करने के लिए, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, ये सब राइट्स चाहिए होता है, इसलिए भी ये फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स क्यों फंडामेंटल राइट्स है? इसका 2 रीजन दे सकते हो, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड से मिला है। एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरी बात है कि फंडामेंटल इसलिए भी फंडामेंटल है, इसलिए भी बेसिक है, क्योंकि ये पाने के बाद इंसान क्या हो जाता है, सभी कुछ प्राप्त हो जाता है उसके अंदर। मेंटली भी वो उसको गेन हुआ, उसको फिजिकली भी गेन हुआ, है ना, और कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है इसके पाने के वजह से, बिकॉज ऑफ गेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान गारंटी देता है टू एवरी पर्सन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का। ये अपहोल्ड करता है, इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी बराबर है, जितने भी इंडिविजुअल सब बराबर है, सभी का डिग्निटी मेंटेन किया जाएगा। एट द सेम टाइम लार्जर गुड भी क्रिएट करता है, यानी कॉमन गुड को भी लेके चलता है, पब्लिक इंटरेस्ट को भी लेके चलता है, और एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन को भी लेके चलता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल राइट सबसे बड़ा राइट है। एट द सेम टाइम हमें कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना होगा, एट द सेम टाइम हमें कम्युनिटी को भी देखना होगा, विद्यार्थी लोग। तो इसलिए इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है केवल इंडिविजुअल को ही इक्वलिटी नहीं देता है, केवल इंडिविजुअल का ही डिग्निटी को मेंटेन नहीं करता है, एट द सेम टाइम ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को भी एड्रेस करता है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या? कम्युनिटी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रात को तुम्हारा फंडामेंटल राइट से तुम गाना सुनोगे। हाँ, यदि 2 बजे 3 बजे तुम गाना सुन रहे हो और कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है तुमको नहीं मिलेगा, जो बात है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तब तक एंजॉय करोगे तब तक दूसरे कम्युनिटी को डिस्टर्ब ना हो। एट द सेम टाइम यदि लार्जर लेवल पे देखोगे तो यूनिटी ऑफ द नेशन के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स। समझ गए ना? तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्रमोट करता है। कहो सर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे? तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसलिए तुमको 9th में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स एक तरह से सरकार के ऊपर लगाम है, ताकि सरकार ऑथोरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल ना क्रिएट करे इस कंट्री में। ठीक है, क्योंकि यस यू हैव फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी सरकार आपके ऊपर करता है, स्टेट कुछ भी गलत काम करता है, यू कैन नॉक द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं आप जो तंत्र है, तंत्र को आप उतना भी मजबूत बनने नहीं दे रहे हो, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पाने से, फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंट्री में, स्टेट में डेस्पोटिक रूल नहीं क्रिएट हो सकता, ऑथोरिटेरियन, यानी कि जो भी मन करे वो नहीं कर सकता स्टेट। एट द सेम टाइम स्टेट का इन्वेजन नहीं हो सकता है फ्रीडम ऑफ द पीपल के ऊपर, यानी कि पीपल जो एंजॉय कर रहा है, जो एंजॉय करने का अधिकार भी है, क्योंकि वो सिटीजन है आफ्टर ऑल, क्योंकि सिटीजन से ही एक नेशन बनता है, कि स्टेट बनता है। समझ रहे हो ना? तो स्टेट उसके जो फ्रीडम पे लगाम नहीं लगा सके, इन्वेड नहीं कर सके, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं बहुत सुंदर तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। दैट इज द रीजन। आगे देखोगे स्टूडेंट, हाँ वही चीज़ आगे बढ़ाया गया है कि ये एक तरह से लिमिटेशन क्रिएट करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के एक्शन के ऊपर। एग्जीक्यूटिव मनमानी नहीं कर सकता है, दो वो एग्जीक्यूटिव है जो सबसे पावरफुल स्टेट का वो मशीनरी है। दैट डजंट मीन कि वो कुछ भी अपने मन से कर सकता है। ट्रायनी का मतलब क्या है? जुल्म। जो एग्जीक्यूटिव का जो जुल्म हो सकता है, एग्जीक्यूटिव का जो रेंज होता है, कहीं ना कहीं उसका लिमिट को फिक्स करता है फंडामेंटल राइट्स। उतना ही नहीं, जो लेजिस्लेचर्स है वो अपने मन से कोई लॉ पास नहीं कर सकता, आर्बिट्री रैंडम वाला लॉ पास नहीं कर सकता। यदि उसको लॉ पास करना होगा तो लॉ मस्ट नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3। तो फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए, डीपीएसपी को देखते हुए लॉ बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी लॉ बना दिए और नागरिक का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बर्बाद कर दिया। यू कांट डू दिस थिंग। तो कहने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट की ओर जाता है, कहीं ना कहीं लिमिटेड गवर्नमेंट को फेवर करता है कि गवर्नमेंट होना चाहिए, अच्छी बात है, बट वो लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करते हुए होना चाहिए। यानी कि शॉर्ट में कहा जाए तो देखो, जॉन एडम्स ने बहुत सुंदर वर्ड दिया है दुनिया को। इन्होंने कहा था कि इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए जो सरकार लॉ का हो, आदमी का नहीं, यानी कि डिक्टेटरशिप ना हो, ऑथोरिटेरियन ना हो। समझ गए ना? मोनोपोली ना हो इंसान का, लॉ सबसे सर्वोपरि है। तो गवर्नमेंट होना चाहिए, लॉज का होना चाहिए जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो नागरिक के बीच में। बात समझ गए ना? तो जॉन एडम्स बहुत बड़े फिलोसोफर, ठीक है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड के लिए।
तो इन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन, आदमी का शासन नहीं जी, सरकार का शासन, लॉ का शासन, लॉ के हिसाब से सरकार बनना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए फंडामेंटल है, देखो फंडामेंटल राइट्स इसलिए नेम्ड सो फंडामेंटल है, क्यों? क्योंकि ये जो संविधान आपको ये गारंटी देती है, संविधान इसको प्रोटेक्ट करती है। और संविधान क्या है अपने आप में? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, सही बात है ना। जो सुप्रीम लॉ है भारत के लिए, भारतीयों के लिए, वो क्या है? संविधान है। संविधान से बड़ा चीज़ नहीं हो सकता हमारे लिए कुछ। तो चूंकि संविधान अपने आप में फंडामेंटल लॉ है, तो यहाँ से जो प्रोविजन निकलेगा, जो राइट्स निकलेगा, उसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। और दूसरा है कि फंडामेंटल इसलिए भी है क्योंकि ये मोस्ट एसेंशियल, यानी कि पूरा सिटीजन का ऑलराउंड विकास के लिए, पूरा डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मटेरियल डेवलपमेंट हो, पैसा कमाने का बात हो, बिजनेस का बात हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ने लिखने का बुद्धि वाला हो, या मोरल हो कि क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना, या आध्यात्मिक ज्ञान हो, स्पिरिचुअल हो, सब डेवलपमेंट के लिए जरूरी है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होगा तभी आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स है। दोनों दृष्टिकोण, एक तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए फंडामेंटल है, रीजन क्या है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड से ये मिला है हमें। दूसरा फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि आदमी को ऑलराउंड विकास करने के लिए, यानी कि मटेरियल गेन के लिए, इंटेलेक्चुअल गेन के लिए, मोरल गेन के लिए, स्पिरिचुअल गेन के लिए इतना हमें राइट्स चाहिए। अब बताओ, बोलने का आज़ादी नहीं है तो कहाँ से तुम्हारा फिर इंटेलेक्चुअल राइट्स हो सकता है ना? सोचने का आज़ादी नहीं है तो कहाँ फिर स्पिरिचुअल राइट हो सकता है? बात समझ पा रहे हो ना? तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल भी कहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल से ही हमारा विकास होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट फर्स्ट का। यहाँ पे देखोगे शुरुआत के संविधान में जो 26 जनवरी 1950 को टोटल तरीके से जो कमेंसमेंट हुआ है, हालांकि संविधान का बहुत सारा अंश तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, हम लोग जानते हैं। जो शुरुआत के संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ब्रॉडली मैं बोल रहा हूँ, ब्रॉडली। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक होगा। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो आर्टिकल 23 और 24 दोनों ही आर्टिकल होंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक होगा। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स ये आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक होगा। राइट टू प्रॉपर्टी, शुरुआत में राइट टू प्रॉपर्टी भी था, मगर बाद में क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया क्योंकि बहुत कन्फ्लिक्ट हो रहा था एग्जीक्यूटिव एक्शन की वजह से। तो इसको हटा के देखो बच्चे लोग नीचे देखो 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और ये फंडामेंटल जो राइट था राइट टू प्रॉपर्टी उसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स में, हाँ ये भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट करने का भी अधिकार है, बट वो जो लॉ होना चाहिए पार्लियामेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो तरीका है वो बहुत ही रिजिड है, इतना आसान नहीं है। गॉट माई पॉइंट, समझ पा रहे हो ना? एंड लास्ट वन क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो शुरुआत में 7 आर्टिकल्स थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, मगर जो 6th वाला जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया। इसलिए लिखा गया है देखो कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44th अमेंडमेंट करके 1978 में, 1978 में हटाया गया है। याद करो 1978 किसका सत्ता होगा? मोरारजी देसाई का, समझे? क्योंकि इमरजेंसी खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसको लीगल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी कहोगे तो केवल तुम्हारा 6 फंडामेंटल राइट्स है, ब्रॉडली मैं बोल रहा हूँ। स्पेसिफिक देखोगे तो फिर 14 का पढ़ोगे, 15 पढ़ोगे, 16 पढ़ोगे, 17 पढ़ोगे, फिर 18 पढ़ोगे। ये सब किसके कैटेगरी के अंदर आ जाएगा? राइट टू इक्वलिटी के अंदर आ जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स एट ग्लांस, ठीक है, हल्का सा समझने के लिए, हालांकि ये डिटेल्स में हम लोग देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट। अभी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, तो फर्स्ट आर्टिकल जो दिया गया है आर्टिकल 14 में क्या दिया गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके से लिए हम लोग, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिए? यूएस से लिए। आने वाले समय में इसको डीप डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी, अभी समझते हुए चलो। आर्टिकल 15 वो भी राइट टू इक्वलिटी को ही क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसमें क्या लिखा गया कि नो प्रोविजन, यानी कि प्रोविजन ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, समझ गए ना? हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलना, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना जी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 देखते जाओगे पेज में। और ये तो देखो जो पढ़ने वाले आर्टिकल 17 वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एब्सोल्यूट है, ये क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ABC यानी कि आर्टिकल 14 देखे, आर्टिकल 15 देखे, आर्टिकल 16 देखे, इसमें ये क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स है। क्या होता है क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स और एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स? क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है,
ऐसा नहीं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सब पूरा होगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मान लो फॉरेन कंट्री का हो तो बाहर का आदमी हो तो बाहर का आदमी को क्यों मिलेगा तुम्हारा ये प्रावधान, बहुत सारा प्रावधान नहीं मिलेगा उसको। मगर देखो आर्टिकल 70 क्या है, एब्सोल्यूट है। तो क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो, संविधान खुद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया है। और जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है उसमें कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दूसरा देख सकते हो आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 में क्या है, कोई भी टाइटल लेके नहीं चल सकते एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। टाइटल नहीं लेना, क्योंकि ये टाइटल की वजह से ही इंडिया डिवाइड हुआ था पास्ट में। किसी को राय बहादुर मिल रहा था, किसी को दूसरा टाइटल मिल रहा था, किसी को सरकार वाला टाइटल मिल रहा था। ये टाइटल की वजह से कहीं ना कहीं देश तबाह हुआ है, टूटा है। इसलिए हम इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी को भी नहीं देंगे टाइटल। बट दैट डजंट मीन कि मिलिट्री का टाइटल नहीं होगा। मिलिट्री का होता है, कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, मेजर होता है, वो मिलेगा। एकेडमिक का भी होता है, सर होता है, डॉक्टर होता है, तो वो हम नहीं हटाएंगे। और उसका वो टाइटल भी नहीं है एक्चुअली, वो एकेडमिक लेवल पे है, वो पहचान के लिए, वो दूसरा चीज़ है वो। अच्छा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर तुमको ये सभी आर्टिकल्स दिखेंगे। आर्टिकल 19 देखो खुद अपने आप में कितना आर्टिकल को लेके चलता है, कितना उसका सब क्लॉज देखोगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि सबसे अधिक बोल रहे होते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में और भी है, असेंबली भी कर सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, मूवमेंट भी कर सकते हो, रेसिडेंस भी कर सकते हो, और राइट टू प्रोफेशन, कोई भी जो प्रोफेशन मन है वो प्रोफेशन चुन सकते हो। कोई तुम्हारे ऊपर स्टेट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने जा रहे। बट प्रोफेशन ऐसा करो जिसके वजह से सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री और यूनिटी ऑफ द कंट्री का नुकसान नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना? तो यहाँ पे भी तुमको अच्छा खासा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नजर आएगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 के लिए ही है। उसके बाद देखोगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, यानी कि ऑफेंस, यानी कोई आपको गिरफ्तार कर लिया तो उस समय किस तरह का होना चाहिए। हम जानते हैं ना कि इसमें 4 सेफगार्ड है आर्टिकल 20 के अंदर, जो पिछले क्लास में हम लोग सिटीजनशिप में भी बात किए थे। आर्टिकल 21 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। और उसके बाद देखो एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, आर्टिकल 21A, जो कि पहले ये DPSP का हिस्सा था, तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बच्चे लोग का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 साल तक, 6 साल से लेकर 14 साल का जो उम्र है बच्चे लोग को फ्री एजुकेशन मिलेगा। हायर एजुकेशन नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। नॉर्मली वो क्लास 8 तक फॉलो होता है, समझे, नीचे क्लास से लेकर क्लास 8 तक फॉलो होता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बहुत सारे केसेस में आप क्या कर सकते हो, वही सेफ गार्ड ही है एक्चुअली। आर्टिकल 22 में वही सेफ गार्ड ही दिया गया है। एक्चुअली जो मैंने आर्टिकल 20 बोला था वो एक्चुअली आर्टिकल 22 के लिए है। आर्टिकल 20 में बताया गया कन्विक्शन, देखो आर्टिकल 20 और 22 एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, जो कि आने वाले समय में पढ़ोगे तुम लोग। आगे देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 आर्टिकल है। अच्छा, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, ये नहीं कर सकते, नहीं, बेगारी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि काम करवा लिए पैसा नहीं दे रहे हो। अब फोर्स लेबर वाला व्यवस्था नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बींग के ऊपर ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। देखते हो ना ट्रैफिकिंग होता है ना, एक आदमी को दूसरी जगह लिया आता है, गलत उसके साथ गलत होता है, ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बच्चा लोग का फैक्ट्री सब में एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। देखते हो ना, जो बच्चा 16 साल से नीचे वाला बच्चा है उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। यदि कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा है 14 साल 15 साल वाला बच्चा को, उसको वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा स्टेट के द्वारा। देखते हो अभी भी होता है ना, कई जगह पर रेड होते हैं, देखा जाता है होटल सब में कि क्या कोई छोटा छोटा बच्चा काम भी कर रहा है, एक छोटा बच्चा काम कर रहा है तो फिर वो मालिक गया उसका काम से। तो यही है तुम्हारा आर्टिकल 24 है वो। आया समझ में ना? आर्टिकल 24 से ही स्टेट डिराइव करती है इस पावर को। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में देखोगे तुम्हारा राइट फ्रॉम 25 to 28, यानी कि 4 आर्टिकल है इसके अंदर। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री, यानी कि जो मन करे वो करो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिलीजन प्रोपागेट करो, फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपना रिलीजियस अफेयर्स खुद मेंटेन करना, जैसे हिंदू का टेंपल है तो हिंदू लोग मेंटेन करेंगे, मुस्लिम का मस्जिद है तो मुस्लिम लोग मैनेज करेंगे। तीसरा देखो आर्टिकल 27, इसमें क्या है कि फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है स्टेट को। कई बार होता है ना कि मान लो कि मुस्लिम धर्म का जो रिलीजन है बहुत पावरफुल हो गया, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो स्टेट को पैसा नहीं दे सकती प्रमोट करने के लिए। यू कांट डू दिस थिंग। ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है कि जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है ना, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फैलाने का पूरा वो है, मतलब जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हुआ या फिर मेजोरिटी कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, यानी कि उसी भाषा में पढ़ाना, संस्कृत में पढ़ाना, उर्दू में पढ़ाना, ये पूरा इजाज़त है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब में, क्योंकि ताकि वो जो कैरेक्टर है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर है, जो रियल कैरेक्टर, वो मेंटेन है, आगे जा सके। 29 और 30 देखोगे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स,
इसमें क्या क्या लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटी को बचाने का पूरा अधिकार है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया, केवल माइनॉरिटी का ही बात नहीं है, मेजोरिटी भी अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर बचा सकती है। ठीक है। दूसरा देखो आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप जरूर बना सकते हो अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, अपने स्किल को प्रमोट करने के लिए, सभी चीज़। यानी कि माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया यहाँ पे। माइनॉरिटी हमारे कंट्री में 2 ही पैरामीटर पे हो सकता है, या तो लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है या फिर धर्म के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है। तो आर्टिकल 30 में ये लिखा है कि माइनॉरिटी को पूरा अधिकार है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने का। तो कोई सर आर्टिकल 30 और कहीं ना कहीं आर्टिकल 28 एक ही टाइप का लग रहा है, एक टाइप का नहीं है। आर्टिकल 20 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का बात किया गया है और आर्टिकल 30 में बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया गया। दोनों में अंतर है, समझ गए? एक दूसरे से मिलता जुलता चीज़ अलग है, मिलता जुलता चीज़ है बट वो बात अलग है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है जी, यहाँ पे हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स जुरिडिक्शन का। हैबिस कॉर्पस, मेंडामॉस, प्रोविजन, सेटरी, कोवारंटो, ये पढ़ोगे आने वाले समय में, ये सब रिट्स है। रिट्स का मतलब क्या कि स्पेशल अरेंजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को कभी भी यूज़ कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। यदि मान लो किसी भी आदमी का फंडामेंटल राइट्स दिक्कत में है, वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये 5 रिट्स है, 5 तरीका है जिसके द्वारा वो फंडामेंटल राइट्स को स्थापित कर सकती है। यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको ठीक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो देखो ये स्पेशली आर्टिकल 32 इसलिए रखा गया कि चलो फंडामेंटल राइट्स तो दे तो दिए, मगर एक खुद फंडामेंटल राइट ऐसा होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे वहाँ पे। तो इसलिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देती है, सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जुरिडिक्शन देती है कि वो 5 तरह का रिट्स को इशू करके जो नागरिक का फंडामेंटल राइट्स यदि हनन हुआ है तो उसको वो ठीक कर सके। बात समझे? आगे देखो, समझने का प्रयास करो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या है। तो एक तो हम जानते हैं कि संविधान ने ये संविधान ने ये हमें गारंटी दिया है और इस हिसाब से देखोगे नंबर 1 देखो सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन। कई फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि जो केवल सिटीजन को ही मिलेगा, क्योंकि आप इस कंट्री के मेंबर हो, इस कंट्री का पॉलिटिकल एलिजेंस लिए हो, लॉयल्टी लिए हो, तो आप ही को मिलेगा। एंड अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, जैसे बहुत सारा फंडामेंटल राइट ऐसे जो कि फॉरेनर्स को भी मिलता है, लीगल पर्सन को भी मिलता है। लीगल पर्सन मतलब जैसे कंपनी, जो कंपनी कुछ एक्ट से बनता है ना जी, कंपनी जैसे सोसाइटी एक्ट से बना, कंपनी एक्ट से बना, तो लीगल पर्सन का मतलब होता है तुम्हारा कंपनी सब, कॉर्पोरेट सब, उसको भी मिलता है। यदि मान लो कि कोई भी बड़ा कंपनी का यदि कोई भी आके स्टेट क्या करे, शेयर ले ले अचानक, तो वो भी तो जा सकता है कोर्ट में बोलने के लिए कि देखिए हम कंपनी है, हमारा कंपनी चल रहा था और हमारा फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया स्टेट ने। तो इवन दे कैन ऑल्सो नॉक द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमें ये समझना होगा कि जितने ही फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी चर्चा किए हैं, समझे ना, सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, बहुत सारे फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है और बहुत सारा तुम्हारे लीगल पर्सन्स को भी, लीगल पर्सन मतलब कंपनी और कॉर्पोरेशन को भी अवेलेबल है। हाँ, बट ध्यान रहे विद्यार्थी लोग, मैं पढ़ाते वक्त ये बोल चुका हूँ कि जितने ही फंडामेंटल राइट्स है सब एब्सोलूट नहीं है, सब में रीजनल रिस्ट्रिक्शन है। कुछ ही कुछ है जो कि क्या है एब्सोलूट है, जैसे कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तुम, और ट्रैफिकिंग वाला काम नहीं कर सकते हो, वो भी क्या है पूरी तरीके से एब्सोलूट है। बाकी टोटल देखोगे फंडामेंटल राइट जितना चर्चा हुआ है सब क्या है, कहीं ना कहीं क्वालिफाइड है। तो वही लिखा है कि दे आर नॉट एब्सोलूट और क्वालिफाइड, क्योंकि स्टेट रीजनल रिस्ट्रिक्शन लगाती है। ऐसा तो नहीं हुआ राइट टू नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP। मतलब स्टेट जानते हो कि पॉजिटिव इंटरवेंशन भी करती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, वही अफर्मेटिव एक्शन भी लेकर आती है रिजर्वेशन के लिए। तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। यदि OBC समाज से हो, SC ST समाज से हो, तो स्टेट क्यों नहीं डिस्क्रिमिनेट करती है? स्टेट SC ST को ज़्यादा प्रमोट करती है। तो बात समझ पा रहे हो ना क्या हुआ कि स्टेट क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है फंडामेंटल राइट्स पे। इसलिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, एब्सोलूट नहीं है, वो क्या है, क्वालिफाइड है। देखो हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शन, हाँ, यदि ये जो रिस्ट्रिक्शन जो दिया गया वो रीजनेबल है या नहीं है, वो डिसाइड करने वाला कौन, कोर्ट होता है। ठीक है, तो वही बोला हाउएवर वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी। जुडिशरी डिसाइड करता है। कई बार होता है ना, स्टेट ने कुछ ज़्यादा लगा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नो, इंटरनेट जहाँ पे बैन किए थे इंटरनेट हटाइए वहाँ से, मतलब इंटरनेट जहाँ बैन किए थे अब इंटरनेट वहाँ पे बहाल करिए। तो कई बार जुडिशरी ये बोलता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी रिसेंट टाइम में हुआ था इस तरह का केसेस सब। तो इसलिए देखो बच्चे लोग कोशिश यही रहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल के, यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड बना के, इसमें उद्देश्य ये है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का जो राइट्स है और सोसाइटी का जो राइट्स है दोनों को बैलेंस किया जाए। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का लिबर्टी और जो कॉमन गुड है, यानी कि सोशल जो कंट्रोल है, यानी कि जो कॉमन गुड है, दोनों को बैलेंस किया जाए। वही मैंने कहा ना कि तुमको पूरा अधिकार है गाना सुनने का,
तुमको पूरा अधिकार है एंजॉय करने का। दैट डजंट मीन कि तुम रात को 12 बजे 1 बजे एंजॉय करो जिसकी वजह से पड़ोसी तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाए, कम्युनिटी डिस्टर्ब हो। यू कांट डू दिस थिंग्स, यू हैव टू बैलेंस। इसलिए हर फंडामेंटल राइट्स क्या है, यानी कि अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स क्या है तुम्हारा क्वालिफाइड है, वो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता। यदि एब्सोल्यूट दे दे तो फिर इंडिविजुअल फिर बदमाशी पे उतर आएगा। जब इंडिविजुअल बदमाशी पे उतर आएगा कम्युनिटी को फर्क पड़ेगा और उससे तुम्हारे नेशन को भी फर्क पड़ सकता है। यहाँ पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री। अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स वो स्टेट का आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट दिया गया है, यानी कि स्टेट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। अब स्टेट का डेफिनेशन में बताऊंगा आर्टिकल 12 में बच्चे लोग, डोंट वरी। स्टेट का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। स्टेट का मतलब केवल सरकारी नहीं है, स्टेट का मतलब तुम्हारा विधानसभा, लोकसभा है ना, राज्यसभा सब हो सकता है, या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी स्टेट का डेफिनेशन में आता है, समझे, या फिर भारत सरकार का जो PSU चल रहा है वो भी आता है, या फिर भारत सरकार का कोई भी बॉडी जहाँ पे भारत सरकार अपना अच्छा खासा पैसा दे रही है वो भी स्टेट है। तो स्टेट का डेफिनेशन बहुत बड़ा है जो कि हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे। हाँ, तो बोल रहा है कि देखिए अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वो स्टेट के अगेंस्ट दिया गया, यानी कि स्टेट कुछ नहीं कर सकती, जो भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स है जो कि प्राइवेट के अगेंस्ट भी दिया गया, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी दिया गया। जैसे मान लो कि हम एक प्राइवेट आदमी है, पर्सनल आदमी, बट हम अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। हम यदि हमने अनटचेबिलिटी किया तो हमको तुम घेर सकते हो, हमको सुप्रीम कोर्ट तुम पहुंचा सकते हो, यानी कि मेरे अगेंस्ट सू कर सकते हो। तो अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑल्दो स्टेट का अगेंस्ट है, बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। जैसे तुम्हारा अनटचेबिलिटी हो सकता है स्टेट कर सकता है, या हो सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल भी तो कर सकता है, वो चीज़ को कर सकता है ना प्राइवेट इंडिविजुअल। तो उस समय बोलेगा कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल है, हम स्टेट नहीं है, तो हमको मत गिरफ्तार करो, ऐसे नहीं हो सकता है। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो तो उसको भी कोर्ट में घेरा जा सकता है। दैट इज द पॉइंट। देखो बच्चे लोग समझो, तो इसलिए देखो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। निगेटिव इसलिए किसके टर्म्स में निगेटिव है, स्टेट के टर्म्स में। कहीं ना कहीं स्टेट का जो पावर है उसको डायल्यूट कर रहा है। स्टेट एक लक्ष्मण रेखा से ऊपर नहीं जा सकता है, तो इसलिए क्या है कि नेगेटिव भी है। पॉजिटिव किसके लिए, सिटीजन के लिए, कि भाई कुछ स्टेट कर दिया, जो स्टेट के डेफिनेशन में आता है वो स्टेट कुछ कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है स्टेट के टर्म्स में, और फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव है किसके टर्म में, सिटीजन के टर्म में। क्यों? क्योंकि सिटीजन क्या कर रहा है, इससे तुम्हारा बहुत सारा प्रिविलेज एंजॉय कर रहा है। वही चीज वहां 6th में लिखा गया, पढ़ो वहां पे डिक्स। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि इस प्लेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो पावर है उसके ऊपर लिमिटेशन फिक्स करता है, उसको लिमिटेड गवर्नमेंट बनाता है, उसको लिमिटेड स्टेट बनाता है। बट बहुत सारा चीज, वही चीज सेम पॉजिटिव भी है नेचर। क्यों? क्योंकि ये प्रिविलेज देता है ना, ये तुमको मौका देता है, फ्रीडम देता है तुम्हारा सिटीजन को। और दूसरी बात है कि जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सेबल है। कोर्ट तो संज्ञान लेने के लिए आएगा ही, कोई भी वायलेशन हो कोर्ट तुरंत आएगा उसको इन्फोर्स करने के लिए, तुम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड फॉर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो दूसरी बात है, दे आर डिफेंडेड। आखिर सुप्रीम कोर्ट उसी के लिए बनाया गया, जुडिशरी उसी के लिए बनाया गया। देखो यानी कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स, पॉइंट नंबर 8 बता रहे हैं बच्चे लोग, कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो गया तो वो डिफेंडेड है और सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटी लेती है। तो कोई भी अग्री पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो ही नहीं कि तुम्हारा वे ऑफ अपील से जाए, जो ही नहीं कि वो हाई कोर्ट जाए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। उस हाई कोर्ट भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, वही आर्टिकल 14, 15, 16, 17 वायलेट हुआ है, या तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है या फिर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। यानी कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि वे ऑफ अपील जरूरी नहीं है। वे ऑफ अपील मतलब क्या है कि पहले आप लो कोर्ट जाइए, फिर लो कोर्ट से फिर आप हायर कोर्ट जाइए, पटना हाई कोर्ट जाइए, फिर पटना हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये नहीं। फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ तो डायरेक्ट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? इसलिए आर्टिकल 32 दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को नवाजा गया है, जो दिया गया इसलिए दिया गया है ताकि किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। यदि हुआ तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले सकती है, बड़ी बात है। मगर बात समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है जी। ऐसा नहीं कि शुरुआत के संविधान में दिया, देखो शुरुआत के संविधान में दिया गया तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया कि नहीं हटाया। इसका मतलब कि पार्लियामेंट बदल सकती है, कटल कर सकती है, उसको डायल्यूट भी कर सकती है या फिर रिवील भी कर सकती है, मगर ऑर्डिनरी एक्ट से नहीं होने जा रहा है वो ऑर्डिनरी यानी कि मेजोरिटी से नहीं होने जा रहा, सिंपल मेजोरिटी से नहीं होने जा रहा है वो। फॉर डैट क्या होना चाहिए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही आप कोई फंडामेंटल राइट्स को डायल्यूट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। तो जानते हो कि आर्टिकल 368 का यूज़ करने का मतलब बहुत ही जटिल प्रोसेस है वो, बात समझ गए। बट एट द सेम टाइम जो केशवानंद भारती केस 1973 में जो
बेसिक स्ट्रक्चर जो डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करो, कोई बात नहीं है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके यदि तुम बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करते हो तो वो भी गलत बात होगा। तुमको फंडामेंटल राइट चेंज करना है, करो। पार्लियामेंट को बोला जा रहा है कि तुमको फंडामेंटल राइट चेंज करना है, डाइल्यूट करना है या हटाना हटाओ, मगर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे अंडर आर्टिकल 368 तो उसके वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो वायलेट नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का क्या क्या है जानते हो? ओवर द पीरियड ये डिफाइन होता है ना, सेकुलरिज्म हुआ, रिपब्लिक हुआ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुआ, ये सब क्या है तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। आगे देखोगे बच्चे लोग, हाँ अब देखो यहाँ पे कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड भी होते हैं। एग्जांपल देखो कि दे कैन भी, जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो। अब नेशनल इमरजेंसी भी कैसा है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जानते हो बहुत तरीके से लगता है, ठीक है। हाँ, नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड पे लग सकता है, वी नो डैट, है ना। वार और एक्सटर्नल एग्रेशन से लग सकता है या आर्म्ड रेबिलियन से। पहले क्या था कि आर्म्ड रेबिलियन के बदले में इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बट इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को यूज करके नेशनल इमरजेंसी लगाया, तो इससे लोग खुश नहीं थे। जब मोरारजी देसाई का सरकार आया तो आर्म्ड रेबिलियन वाला जो वर्ड है उसको हटा के, सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो वर्ड है उसको हटा के आर्म्ड रेबिलियन वर्ड को ऐड किया है। तो गौर से सुनना है बच्चे लोग, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, आई रिपीट, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सभी फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा, एक्सेप्ट 21, आर्टिकल 20 और 21, क्योंकि आर्टिकल 20 में तुम्हारा वही कन्विक्शन संबंधित है, नहीं तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। दिक्कत ये है नेशनल इमरजेंसी टाइम में, इसलिए इवन नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी ये 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 में क्या हुआ? कन्विक्शन से रिलेटेड है कि ऐसे भी आर्बिट्री आप अरेस्ट नहीं कर सकते किसी को। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू हैव लाइफ, मतलब जीने का अधिकार सबको है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी का टाइम हो या नॉर्मल टाइम हो वो। हाँ, और बट ध्यान से, हालांकि ये पढ़ोगे नेशनल इमरजेंसी के टाइम में और डिटेल्स में पढ़ोगे, पर अभी भी ध्यान देना है। मैं जो 6 राइट्स तुमको मिला आर्टिकल 19 के अंदर, बताए थे ना, आर्टिकल 19 बहुत बड़ा है। राइट टू प्रोफेशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत दुनिया भर का चीज, राइट टू एसोसिएशन, है ना। तो अब जो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स मिलता है, ये सस्पेंड तभी होगा जब जो इमरजेंसी है, जो नेशनल इमरजेंसी है, वो एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगे, यानी कि तुम्हारा ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल अग्रेशन के नाम पे लगे, तभी तुम्हारा आर्टिकल 19 भी सस्पेंड होगा। अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी लगा है बट वो इंटरनल इमरजेंसी लगा है, इंटरनल इमरजेंसी लगा ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, तो उस समय आर्टिकल 19 भी क्या होगा? सस्पेंड नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगे, यानी कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगे ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उस समय आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 तो सब फंडामेंटल राइट्स खत्म हुआ, आर्टिकल 19 भी खत्म हो गया, बस आर्टिकल 20 और 21 रहेगा। बट इन केस इंटरनल इमरजेंसी के नाम पे नेशनल इमरजेंसी घोषित हुआ भारत में, तो उस समय आर्टिकल 20 और 21 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आर्टिकल 19 भी रहेंगे। बाकी फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड हो जाएगा। समझ पाए हो क्लास में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 20 और 21 तो रहेगा ही रहेगा दोनों केस में, आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होगा यदि इंटरनल इमरजेंसी लगा है। और इंटरनल इमरजेंसी का मतलब क्या? आर्म्ड रेबिलियन के नाम पे यदि लगा है तब तुम्हारा आर्टिकल 19 भी तुम्हारा सस्पेंड नहीं होगा। बट यदि एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा है, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, उस समय आर्टिकल 19 भी खत्म हो जाएगा। बस 2 ही रह जाएगा तुम्हारे पास, आर्टिकल 20 और 21, जो कि कॉमन है दोनों ही केस में। 20 और 21 किसी तरीके से नहीं हटना चाहिए, वो रहेगा रे, वो किसी तरीके से सस्पेंड नहीं होगा, चाहे वो इंटरनल इमरजेंसी हो चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी हो। आगे देखो, इसमें देखो, और हम जानते हैं कि हमने शुरू में कहा है कि हर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। एग्जांपल देखो बच्चे लोग, रिसेंट टाइम में बहुत कुछ कवर किए हम लोग। आर्टिकल 31A, अब इसमें क्या है कि सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडेड एक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी किसी का संपत्ति लेना है आपको तो लोग दौड़ेगा ना। किसी का स्टेट का मतलब क्या? कोई भी संपत्ति, कोई भी जो चीज़ होता है आपका, प्रॉपर्टी हो सकता है, लैंड, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 31A के हिसाब से स्टेट वायलेट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में, इसी के लिए आर्टिकल 31A बनाया गया है। उसी तरह आर्टिकल 31B ये इसलिए बनाया गया कि कोई भी चीज़ को यदि 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया, बच्चे लोग यहाँ पे सुनोगे बढ़िया से क्या बोल रहे हैं। आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C, तीनों को समझो यहाँ पे, फिर से यहाँ पे ध्यान दो। आर्टिकल 31A कहीं ना कहीं ये स्टेट को इम्यूनिटी देती है। किस चीज़ में इम्यूनिटी देती है? यदि मान लो कि स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाया
जिसके वजह से तुम्हारा किसी का संपत्ति ले लिया गया, किसी का लैंड ले लिया गया, किसी का प्रॉपर्टी ले लिया गया, तो वो आदमी दौड़ के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए आर्टिकल 31 उसी के लिए आया है। और आर्टिकल 31A यूज करके क्या करेगा? लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। और यदि लॉ बनाता है और उसमें किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करने जा रही है, वो एक्सेप्शनल है। आया समझ में क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे देखो, वहाँ पे लग रहा है कि बच्चे लोग क्या, ध्यान दो वहाँ पे। आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31B में क्या है? 9 शेड्यूल को इफेक्ट देने के लिए हम बताए थे, 10 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 7 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में यदि कोई भी आपने लॉ डाल दिया, हाँ कुछ भी चीज़ आपने डाल दिया, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का, कोई भी लॉ 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया तो वो भी इम्यूनिटी मिल गया। यदि वो फंडामेंटल राइट्स हनन भी करा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तुम्हारा आर्टिकल 31B बना है। सिमिलरली आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C इसलिए बनाया, इंदिरा गांधी ने बनाया था नहीं ये चीज़, हाँ मिनिमम मिल्स के सब जान रहे हो ना तुम लोग। तो आर्टिकल 31C इसलिए बनाया गया था ताकि आर्टिकल जो DPSP का एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, बताओ तो याद है तुम लोग को आर्टिकल? ये कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्लॉज B क्लॉज C, उसको इफेक्ट देने के लिए बनाया गया था आर्टिकल 31C को। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 31A हो, आर्टिकल 31B हो, आर्टिकल 31C हो, ये कहीं ना कहीं स्टेट को इम्यूनिटी देती है कि यदि ये लॉ, इसके द्वारा लॉ बनाया गया और फंडामेंटल राइट्स हनन भी हुआ किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करने जा रही है। आया समझ में? तो आर्टिकल 31 बनाया गया था ताकि कुछ DPSP को राहत देने के लिए, कुछ DPSP को लागू करना है, उससे किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करे उसमें, जुडिशरी इंटरफेयर ना करे उसमें। एट द सेम टाइम आर्टिकल 33 भी है। देखो क्या है इसमें, जो आर्म फोर्सेस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो पुलिस फोर्सेस है, जो रॉ का जो एजेंसी के जो मेंबर्स सब है ना, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है पार्लियामेंट आराम से एब्रोगेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। देखते हो ना बच्चे लोग, हम लोग वोट देते हैं ना, हाँ, तो उस समय पैरामिलिट्री फोर्स थोड़ी वोट देते हैं, उसका अपना ही सिस्टम चलता है वोट देने का। हमारा यदि फंडामेंटल राइट्स हनन हो जाए तो हम दौड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं एक पैरामिलिट्री फोर्स का यदि फंडामेंटल राइट्स हनन हो गया तो वैसे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका बदलने का, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट। और जानते हो कि नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस सबका फंडामेंटल राइट्स वो किया था, डायल्यूट किया था। क्यों? अरे भाई तुमको रॉ एजेंट बना के तुमको विदेश में भेजना है, बात समझे ना। अब विदेश में यदि पकड़ा गया वो, तो वो क्लेम नहीं करेगा हम इंडियन हैं, तो उसका फंडामेंटल राइट्स तो गया। यदि उसको भी तुम पूरा नागरिक की तरह फंडामेंटल राइट्स दोगे तो फिर कैसे पैरामिलिट्री फोर्स या रॉ एजेंट्स काम कर पाएगा? तो इसलिए ऐसा किया गया है। आया समझ में? देखो ना, अभी तो यूट्यूब पे पूरी तरीके से लकी 20 चल रहे हैं। लकी 20 का इंटरव्यू देखो, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहते हैं हम लोग। कितना वो रॉ एजेंट बन के बाहर काम किए कि नहीं किए। यदि बाहर पकड़े जाते तो कुलभूषण जाधव की तरह ही होता उनका भी, जो पाकिस्तान में अभी भी पड़े हुए हैं जेल में। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए जितने भी ये फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसी सबका जो सर्विस है, उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो आराम से रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकता है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। ये देश की सुरक्षा के लिए है, देश की यूनिटी और सॉवरेनिटी के लिए है, समझे? तो वही चीज लिखा गया। देखो, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, है ना। मार्शियल लॉ लग गया, यानी कि मिलिट्री लॉ लग गया। कई बार लगता है ना मिलिट्री लॉ लगता है। देखो, मार्शियल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल इम्पोज अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस टू रिस्टोर ऑर्डर, इट इज अ डिफरेंट, यानी कि ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है बच्चे लोग। मिलिट्री मतलब मिलिट्री लॉ लगने का मतलब क्या है कि कुछ जगह तक, जैसे कई बार होता है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, जैसे मणिपुर देखो ना, हाँ आपसा वो अलग चीज़ है। अभी देखो ना मणिपुर में स्थिति ऐसा ही है। मणिपुर में पूरी तरीके से ले लिया है, टेक ओवर कर लिया है, मिलिट्री रूल है वहाँ पे अभी चलाने के लिए। हालांकि सीएम बहाल है, सीएम को लेकर भी बहुत निंदा भी हो रहा है, अभी कड़ी निंदा भी हो रहा है न्यूज़ में। एनीवे, यहाँ पे समझो कि देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कम हो सकता है जहाँ पे जिस एरिया में मिलिट्री रूल लगा हो, ये बोलने का मतलब। बट इसका मतलब ये नेशनल इमरजेंसी से अलग है। नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरा देश में लगना। मार्शियल लॉ, मिलिट्री रूल लगने का मतलब है कि कुछ जगह पे लगना जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है अभी। जैसे मणिपुर देखो ना, बेस्ट एग्जांपल, मणिपुर प्रॉब्लम में है तो मणिपुर में मिलिट्री रूल लगेगा, जहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर करेगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ के जो लोग का फंडामेंटल राइट्स है उसको कटल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बात समझिए, वही लिखा गया, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। इसका जो एप्लीकेशन है फंडामेंटल राइट्स का वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। बात समझिए, जहाँ पे मार्शियल लॉ लग जाए। और मार्शियल लॉ का मतलब मिलिट्री रूल है जो कि एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस में लगाया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल कर सके। और ये नेशनल इमरजेंसी नहीं माना जाएगा। नेशनल इमरजेंसी मतलब पूरा नेशन पे लगता
समझा। नेशनल इमरजेंसी दो तरीके से लग सकता है, या तो इंटरनल इमरजेंसी या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगेगा? दो केस में, या तो वार हो या एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, वही है, समझ गए ना। और दूसरा जो इंटरनल जो इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी का जो इंटरनल इमरजेंसी लगता है वो कब लगता है तुम्हारा? आर्म्ड रेबेलियन में। तो आर्म्ड रेबेलियन पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बट अब क्या है? आर्म्ड रेबेलियन है वो, देखो वहाँ पे। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। कई ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिसके लिए लॉ बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आर्टिकल 14 देखो ना, राइट टू इक्वलिटी, उसके लिए कोई लॉ नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, उसको पार्लियामेंट को लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी है, बहुत सारे ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स है जिसके लिए लॉ बनाने की भी जरूरत है, ताकि वो उसको इफेक्ट दिया जा सके। तो कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है कुछ सेल्फ एग्जीक्यूटरी है और कुछ क्या है तुम्हारा? नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, यानी कि वो एग्जीक्यूटरी है। मतलब कुछ क्या है? सेल्फ एग्जीक्यूटिव, खुद अपने आप में एग्जीक्यूट होने वाला चीज़ है, उसके लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को। अब बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो क्या है तुम्हारा? एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या? लॉ बनाना पड़ेगा, या फिर नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, उसका लिए भी लॉ बनाना पड़ेगा। दोनों का मतलब, एग्जीक्यूटरी और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी दोनों का मतलब एक ही है विद्यार्थी लोग, समझे। तो उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल लॉ लाए, पार्लियामेंट लॉ लाए, चाहे विधानसभा लाए। हाँ अच्छा, सॉरी। फिर ऐसा जो लॉ लाएगा वो केवल तुम्हारा लोकसभा ही ला सकता है, पार्लियामेंट ही ला सकता है। स्टेट को कोई अधिकार नहीं है लाने का। यानी कि आर्टिकल 35 में ये लिखा गया है कि कोई भी संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी के लिए तो लॉ नहीं लाना है, मगर जो तुम्हारा नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी है उसके लिए लॉ लाएगा ना। बट ये लॉ लाने का अधिकार विधानसभा को नहीं है, किसको है? पार्लियामेंट को। क्यों? पार्लियामेंट जब लाएगा तो वो यूनिफॉर्मिटी के साथ लाएगा, और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी सब के लिए लाएगा वो। इसलिए विधानसभा को अधिकार नहीं है आर्टिकल 35 का यूज़ करने का। आर्टिकल 35 यूज़ करने का अधिकार पूरा पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि किस तरह का रेगुलेशन, किस तरह का लॉ बनना चाहिए पर्टिकुलर, हाँ उसके लिए, एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट्स के लिए, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट्स के लिए। होप सो समझ में आ रहा होगा बच्चे लोग। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया और कुछ नहीं। सेल्फ एग्जीक्यूटरी वर्सेस एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है, यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूटरी वर्सेस नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है। देखो संविधान में कुछ ऐसे राइट्स है जिसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए लेजिस्लेशन लॉ लाने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट को लॉ पास करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो राइट्स है उसको हम कहते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटिव राइट्स, ठीक है, पार्ट 3 में अवेलेबल है ना। एंड देखो वही लिखा, दे आर सर्टन राइट्स इंक्लूडेड इन पार्ट 3 विच आर अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सही बात है ना, क्योंकि स्टेट केवल स्टेट के अगेंस्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स, केवल वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है। जैसे राइट टू अनटचेबिलिटी बताए थे, राइट टू अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। बट देखो सम जो कुछ राइट्स है जो नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव भी है, नहीं कहा जाए तो वो एग्जीक्यूटिव भी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लॉ लाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया, दे कैन बी इन्फोर्स ओनली इफ सम लॉ इज टू बी मेड टू गिव इफेक्ट टू देम एंड व्हेन सच ए लॉ इज वायलेटेड। यानी कहने का मतलब क्या है कि लॉ बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट को, बिना लॉ बना के वो एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। बस सेल्फ एग्जीक्यूटिव फंडामेंटल राइट जो है उसके लिए लॉ लाने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखो यहाँ पे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इक्वलिटी इन रिगार्ड टू एसेस एंड यूज ऑफ पब्लिक, इसके लिए लॉ लाने की जरूरत नहीं है सरकार को, समझे। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजारियस एम्प्लॉयमेंट, इसको लाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जगह पे देखो, अब आगे अब पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो और समझ में आ जाएगा ये, इसका आंसर दूंगा तो और ये समझ में आएगा तुम लोग को। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है ना। एंड दे कैनॉट बी टेकन अवे बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, ये भी बात सही है। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर से नहीं हो सकता है, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हो सकता है ना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। लीगल राइट कैन बी टेकन बाय द स्टेट व्हाइल द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। नो, लीगल राइट तो बिल्कुल स्टेट ले ही सकता है लीगल राइट, बट फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड है ना, अधिकतर तो फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड ही है, एब्सोल्यूट नहीं है। आया समझ में? एब्सोल्यूट नहीं है वो, वहाँ पे ध्यान दो। 2 नंबर गलत हो गया, 2 गलत हो गया ना जी। बोथ लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट आइदर और इंडिविजुअल और स्टेट, सही बात है। चाहे लीगल राइट्स हो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, वो क्लेम किया जा सकता है तुम्हारा इंडिविजुअल या स्टेट के अगेंस्ट, दोनों हो सकता है। अब क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द अबव ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हाँ, सी करेक्ट नहीं, 2 करेक्ट नहीं है, 1 और 3 तो करेक्ट ही है। तो देखना भी है स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे देखो आंसर सी मिला ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो,
फंडामेंटल राइट्स का मतलब जो संविधान गारंटी देती है, कैन बी चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज कर सकते हो आर्टिकल 360, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, और ये स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है। लीगल राइट भी देखो लॉ गारंटी देती है, और कैन बी चेंज, नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस चेंज हो सकता है, ये भी तुम्हारा इंडिविजुअल और स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट 2 गलत हो गया क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड नेचर का है, स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड भी होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। बात समझे ना? हाँ, एज अ होल बात कर रहा है, बहुत सारा फंडामेंटल एब्सोल्यूट भी है, 2 फंडामेंटल राइट जो बताएं, एक तो तुम्हारा अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, समझे ना, और तुम्हारा एक दूसरा डिटेंशन से भी संबंधित है, समझे ना। अच्छा, डिटेंशन बोला, आई एम सॉरी, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी संबंधित है, ये दूसरा देखो। अच्छा देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लोजली रिलेट टू द टर्म फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से कौन सा वर्ड बहुत ही क्लोजली लिंक है। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन, नहीं, फंडामेंटल राइट्स का एक छोटा सा चीज़ दिया गया है, ये काटो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिख के दिया है, तो वो कैसे हो सकता है उसका हिस्सा, वो क्लोजली रिलेटेड टर्म ही नहीं हो सकता, वो तो क्लोजली रिलेटेड फीचर्स है उसका, काटो 1 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन DPSP को कहा जाता है, तो काटो उसको। लिमिटेड गवर्नमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, संविधान के हिसाब से होना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा भी देखो, पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी तुमको डेमोक्रेटिक सिस्टम देता है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। हाँ, मगर तुमको सबसे स्वेटेबल वर्ड चुनना है, तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों में ही फाइट हो सकता है, मगर 3 सबसे स्वेटेबल वर्ड है। आंसर क्या होना चाहिए, बी फॉर बॉल, 3 ऑनली, ठीक है। वही बताया कि देखो फंडामेंटल राइट्स में इतना कुछ है, और उसमें केवल राइट टू इक्वलिटी दिया गया, इसलिए वो नहीं हो सकता है। देखो फंडामेंटल राइट सिंपली मतलब राइट ऑफ पीपल टू लीड देयर लाइफ्स इन ए ह्यूमन एंड डिग्निफाइड वर्ल्ड, सही बात है ना। तीनों ऑर्गन उसके ऊपर, स्पेशली स्टेट उसके ऊपर वो ना करे, जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर ना करे। हाँ, जुडिशरी भी यहाँ पे दिया गया है, बट जुडिशरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टेट के डेफिनेशन में जुडिशरी नहीं आता है, ठीक है, उसको ओमिट कर लेना, काट लेना वहाँ पे। हाँ, ये लिमिटेशन, यानी कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशन तय करता है स्टेट के पावर के ऊपर, स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये संविधान में दिया गया ताकि स्टेट पावरफुल नहीं बने, ऑल टुगेदर पावरफुल नहीं बन सकता है। देखो आगे देखो, आर्टिकल 21A के बारे में दिया गया है, द राइट कवर्स नॉट ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन, नो, केवल एलिमेंट्री एजुकेशन ही दिया गया है इसमें, पहले ये DPSP का हिस्सा हुआ करता था, हायर एजुकेशन का कोई बात ही नहीं, काटो उसको। राइट टू एजुकेशन भी सेल्फ एग्जीक्यूटिव राइट नहीं है, उसके लिए RTE बनाए थे, 2009 में बनाए थे, इसलिए भी गलत हो गया। अच्छा, राइट टू एजुकेशन DPSP में भी दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया गया, इसलिए 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या होगा आंसर इसका, सी फॉर कैट, 3 ओनली। तो ये एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, हाँ, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 30 जो 21 है, 21A कर दोगे, गलत है, उसमें ए लगा दोगे। आर्टिकल 21A में केवल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है, वही 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे लोग के लिए। 6 साल का जब बच्चा होगा, 14 साल तक रहेगा, वो बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, उसके लिए पैसा रुपया नहीं लगेगा। हाँ, कुछ जगह जैसे बोले ना कि सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसके लिए कोई सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, सही बात है ना, उसको सेल्फ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे राइट टू इक्वलिटी, अभी जस्ट बताए थे बच्चे लोग, पहले बताया गया ना, राइट टू इक्वलिटी के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, वो सेल्फ एग्जीक्यूटिव है, मगर बहुत सारे चीज़ के लिए चाहिए होता है सेपरेट लेजिस्लेशन। जैसे एग्जांपल देखो, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसके लिए लॉ चाहिए। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड, यानी कि 2 एग्जांपल उस समय दिया था, तो एक एग्जीक्यूटिव का दिया था, एक तुम्हारा, हाँ, एक सेल्फ एग्जीक्यूटिव के लिए दिया था, एक तुम्हारा नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव के लिए दिया था, समझे ना। तो कहने का मतलब राइट टू इक्वलिटी के लिए लॉ, कुछ लॉ नहीं चाहिए, फंडामेंटल राइट्स में दिया गया, वो सेल्फ एग्जीक्यूटिव है। मगर जैसे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्थ लेबर, उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा, वही सब चीज़ दिया गया है, समझे ना। और हम ये भी जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन वाला एलिमेंट आर्टिकल 45 में भी दिया गया DPSP के रूप में, आर्टिकल 51 में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में दिया गया, और आर्टिकल 21A में भी दिया गया फंडामेंटल राइट्स में। तो राइट टू एजुकेशन वाला एलिमेंट तुमको तीनों नजर आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी नजर आएगा, जो पेरेंट्स को कहा गया कि आपको ये करना है, फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 21A में, और एट द सेम टाइम आर्टिकल 45 में भी दिया है, DPSP में भी लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं तीनों में राइट टू एजुकेशन का बात है, समझे। अच्छा, ये देखो, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट्स इन द ह्यूमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों, ह्यूमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर पर बात हुआ था, ठीक है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बात हुआ था, और उसमें कैटेगरिकली बोल दिया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट इन आर्टिकल 21 बाय विच द शेड्यूल ऑफ द राइट टू एजुकेशन वाज इनफोर्स। नो, खाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने से नहीं होगा बाबू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करेक्ट है, मगर जब अमेंडमेंट किए तो ये क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है,
ये क्या है, एग्जीक्यूटरी है, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव, उसके लिए फिर लॉ लाना पड़ेगा। लॉ लाए ना आप 2009 में, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाए। केवल अमेंडमेंट करने से नहीं होता लागू, अमेंडमेंट कर दिया अच्छी बात है, राइट टू एजुकेशन ले आया, फंडामेंटल राइट्स, बट एट द सेम टाइम उसको इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ पास करना होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे, एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है, ये हिस्टोरिक जो जजमेंट हुआ था 1993 में, जेपी उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो केस हुआ था उसमें आया। तो 86th अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा एलिमेंट्री एजुकेशन आया, 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चे लोगों को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो फंडामेंटल राइट है, बट उसके लिए लेजिस्लेशन आना पड़ेगा आपको। लेजिस्लेशन डिसाइड करेगा किस मैनर में इस प्रोवाइड किया जाए, किस मैनर में इंप्लीमेंट किया जाए, और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन लेके आएगा। तो आरटीआई जो 2009 जो है वो इसलिए लाएगा वहाँ पे फ्रेमवर्क, इसलिए कहा जाए कि राइट टू एजुकेशन जो नीचे लिखा गया मीन्स वो तरीका है आर्टिकल 21 को अचीव करने का, एंड को अचीव करने का। तो आर्टिकल 21 को अचीव करना है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करना है, तो उसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया, कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चे लोग को। तो आरटीआई एक्ट वाज एन एक्ट टू इंप्लीमेंट एंड गिव इफेक्ट टू द आर्टिकल 21 है। आया समझ में ना? तो ये हम लोग का बेसिक्स है, फंडामेंटल राइट्स, इसमें हम लोग फीचर्स पढ़ने का बात किए, समझने का प्रयास किए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले क्लास के लिए भी। दैट्स इट, कंप्लीटेड।